सरदार उस्मान गुलजार साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। गुलजार साहब, मुझे बताइए कि गुड गवर्नेंस के लिए और बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या कर रहे हैं? तहजीब क्या हुकूमत की तरफ से काविशें की जा रही? आज आपको पता है बख्शी खाने में 2 लोग मर्डर हो। जी बिल्कुल, गुड गवर्नेंस के लिए हम हर वक्त बैठे हैं और हमारी पूरी टीम है इंशाल्लाह। हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर की टीम है वो पूरी बैठी हुई है और आप देख रहे हैं कि इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं और बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जितने इंडिकेटर्स हैं। खान साहब का इंटरव्यू सर करते हुए कैंकर की जानिब से बाकायदा आपकी ज़ात पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए, लेकिन आपकी तरफ से कोई उनकी तरदीद नहीं आई, कोई ऐसी बात नहीं हुई। पहले उनकी जवाब दे दिए थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। मैं इस वक्त सेशन कोर्ट में मौजूद हूँ और आज दिन दिहाड़े 2 मर्डर यहाँ हो गए और रियासत नज़ीर और बिलाल नज़ीर को मुलजिम कफ़ील उर्फ बाली ने मौत के घाट उतार दिया। और हुआ कुछ यूँ कि ये सैफुल्ला सोल साहब एडिशनल सेशन जज जो हैं, उनकी अदालत में मुकदमा चल रहा था रियासत के ऊपर और बिलाल के ऊपर, और ये 9 साल से कैद थे। कत्ल के इल्ज़ामात और चार्जेस थे इन पे। और आज जज साहब ने इन्हें कहा कि 10 मिनट के बाद इनको दोबारा सुना जाता है, इनके वकील को। इस दौरान इन दोनों को बख्शी खाने मुंतकिल कर दिया गया। अब मोस्टली ऐसी प्रैक्टिस होती नहीं है। बख्शी खाने वकील जो है वो इस्तदा करते हैं मोस्टली कि आप मुल्ज़िमान को बख्शी खाने मुंतकिल कर दें ताकि 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद इस ट्रायल को दोबारा शुरू किया जा सके, या दूसरा केस जो है उससे मुतल्लिका जो इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो अदालत को बताई जा सकें। लेकिन ऐसा ना हुआ। 10 मिनट के वक्फे के दौरान इन दोनों को रिपोर्टेडली बख्शी खाने मुंतकिल कर दिया गया। अब ये दोनों मुल्ज़िमान कैंप जेल से आए थे। बख्शी खाने के 3 बड़े यार्ड्स हैं। एक यार्ड ख़वातीन का यार्ड है, दूसरा यार्ड जो है वो कैंप जेल के मुल्ज़िमान के लिए है, और तीसरा यार्ड जो है वो कोट लखपत जेल के मुल्ज़िमान के लिए है। कैंप जेल से आए मुल्ज़िमान को आपने कैंप जेल ही के बख्शी खाने में मुंतकिल करना है, और कोट लखपत से आए मुल्ज़िमान को आपने कोट लखपत के बख्शी खाने में मुंतकिल करना है। लेकिन यहाँ प्रैक्टिस उलट हुआ यूँ कि इन दोनों को कैंप जेल की बजाय कोट लखपत वाले बख्शी खाने में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ मुल्ज़िम भी मौजूद था, ये भी मुल्ज़िमान थे, इन पर भी ट्रायल चल रहा था। लेकिन जिस मुल्ज़िम ने इन दोनों मुल्ज़िमान को आज कत्ल किया वो कफ़ील उर्फ बाली भी वहीं मौजूद था, और उसे असलहा प्रोवाइड किया जा चुका था, और उसने फायरिंग करके दोनों भाइयों को जो है वो कत्ल किया। और कफ़ील पर यानी मुल्ज़िम उर्फ बाली जो है उस पर अपनी वालदा को कत्ल करने के चार्जेस भी हैं। उन्हीं चार्जेस में वो जेल में है, जिसकी वजह से आज ये सारा हुआ। अब इस सारे नक्शे में आप ये देखें कि बख्शी खाने में सिविलियन नहीं पहुंच सकता, असलहा कैसे पहुंच गया, और सबसे बढ़कर ये कि इस सारे नेटवर्क में कहां कहां जो है सहूलतकार इस्तेमाल हुए, गलत बख्शी खाने में ले जाने में किसने अहम किरदार अदा किया, और किराए पर अगर हायर किया गया मुल्ज़िम कफ़ील को उर्फ बाली को तो किसने किया, किसके कहने पे ये हुआ, और कितनी बीच में चेंज होंगी, 4 से 5 चेंज होंगी कि उन्होंने फिर इस मुल्ज़िम को हायर किया होगा इस सारे मामले के लिए। इसकी तहकीकात शफाफ अगर नहीं होगी तो मामला जो है वो मज़ीद ख़राब होंगे। आपको इस केस से जुड़े हुए किरदारों से मिलवाते हैं, आप हमारे साथ रहिए। मेरे साथ तारिक साहब मौजूद हैं, और जो दोनों भाई मर्डर आज हुए हैं ये उनके भाई हैं। ये कब यहाँ पहुँचे, इन्हें कब पता चला, सूरत हाल है क्या, दुश्मनी किसके साथ थी, कौन ये करवा सकता है, और जिसने मर्डर किया है इन दोनों पार्टियों के आपस में कोई चिपकलश है नहीं है, ये सारी चीज़ें इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तारिक भाई बहुत शुक्रिया, आप इधर ही थे मौजूद आज? सर सुबह आज डेट थी इनकी, हम सुबह आए हैं। सैफुल्ला सोल की अदालत में खड़े हैं। जज ने रोका था कि आज केस क्लोज होना था कि आप लोग बाहर इंतज़ार करो। गुलशाद नाम का SHO आया, ज़बरदस्ती इनको लेके आया, चलो यार वापस चलो। उसने बोला, हमें जज ने बोला कि बाहर 10 मिनट रुको, तुम लोग के साइन वगैरह लेने हैं मुजरमों के, तो फिर तुम लोग चले जाना। नहीं अभी चलो। वो जो साथ सपाही था उसने बोला भाई चलो चलेते हैं, ये SHO है, मेरी इतनी पावर नहीं है कि मैं इसको जवाब दूँ रुकने का। वो ज़बरदस्ती लेके आया और बाहर से अच्छे से आए हैं। और हर रोज़ ये लोग जब भी तरीक पे आते हैं कैंप जेल में के बख्शी खाने में बंद होते थे,
वो SHO बाहर से लेके आया, ला के कोटलखपत जेल में बंद किया कमरे में। समझने के लिए एक सेकंड सर, एक सेकंड। बख्शी खाने के अंदर 2 डिवीजन हैं, एक 3-4 डिवीजन हैं। हाँ एक में कैंप जेल के कैदी, एक में कोटलखपत के, और ये कोटलखपत के थे नहीं, ये कैंप के थे और इनको कोटलखपत के बख्शी खाने। हमारा केस में ये दोनों भाई बरी हो रहे थे, जज ने खुद, ये कोई एडमिशन ना होने की वजह से दोनों बरी थे। जो उनकी मेन जिनके साथ दुश्मनी थी उनके साथ उनकी सुलह हो गई थी, कॉम्प्रोमाइज़। और 9 साल से ये लोग आराम से तरीके हम भुगत रहे हैं, ना कोई लफड़ा, ना कोई लेना ना देना। जेल में मेरे भाइयों की कोई इंक्वायरी नहीं निकली, ना सिगरेट की, ना नशे की, ना किसी चीज़ की। वो SHO आया, ज़बरदस्ती ले गया है। हम हर रोज़ डेट पे आते, गुलशेर नाम है, और उसने भाई ने बोला कि यार जज हमें बोल रहा है इधर रुको, तू क्यों? दोनों भाइयों का ट्रायल 9 साल से चल रहा है। हाँ, 9 साल पहले जो वकूआ हुआ था जिसमें ये अंदर थे, वो क्या झगड़ा हुआ था क्रिकेट पे खेलते हुए। उन्होंने 12 के 12 आदमियों पे पर्चा करा दिया था, जिनमें 2-3 बुजुर्ग भी थे के मदइयों ने, जिनके साथ मेन दुश्मनी थी, उनका नाम लिखा। कितने मर्डर हुए थे? ये 3 मर्डर हुए थे। पहले 3 मर्डर के केस में 12 लोगों पे FIR हो गई। हाँ, फिर उसमें हम लोग तो बरी हो रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, ना कोई लेना था ना देना। तो जज तक ये तीसरी बार ट्रायल चला, पहली बार नहीं, तीसरी बार ही अल्हम्दुलिल्लाह ये न्यूट्रल हुए हैं, ना कोई लेना ना देना निकला है। और SHO आया, ज़बरदस्ती हमारे सामने ले गया है। वो फिर ये देखे जो लड़के ने कत्ल किया है उससे हमारा लेना देना नहीं, वो सांदे की साइड का है, पता नहीं कहाँ का है। वो लड़का, इन दोनों ने बंद। आप कौन है? मैं कजन। क्या नाम है आपका? आमिर। क्या करते हैं आप? मैं दुबई होता हूँ, तो इधर आया हूँ आजकल। आज आपको ये खबर कब मिली? ये कुछ देर पहले ही मुझे ना, ये वकूए के कुछ देर बाद हुई है, मुझे खबर मिली है। लेकिन ट्रायल पे आप आते जाते रहे? जी, ट्रायल पे हम इकट्ठे आते जाते रहे। ठीक। हुआ ये है कि यहाँ पे ये जो गुलशेर है, उसने ले जाके इन्हें बंद किया है बख्शी खाने में, कोटलखपत में, जहाँ लड़का पहले असला लेके बैठा था। वहाँ पे कैंप जेल के नहीं जा सकते। असला कौन लेके आया? असला तो ये लोग शो नहीं कर रहे, इनका अपना ड्यूटी इंचार्ज है। सर देखिए, हम 10 साल से इधर आ रहे हैं कचहरी में, किसी सिपाही में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको बोले ना यार ये मोबाइल लो, अंदर जाकर मेरे भाई से बात करा दो। कोई सिपाही नहीं लेता, उसकी पावर नहीं है, हम नहीं उंगली उठाएंगे। ये ड्यूटी इंचार्ज के अलावा किसी का काम ही नहीं है। 3 मैगजीनें गई हैं, अंदर जो कैदी थे उन्होंने शोर मचा मचा के बोला है। इन लोगों ने उन कैदियों का किसी अखबारी रिपोर्टर को बयान नहीं लेने दिया। किसके जरिए गया ये असला? ये ड्यूटी इंचार्ज पे गुलशेर का, जो कैदियों ने बताया, उन्होंने बोला यही SHO दे गया इसको ये पास खड़ा दो सामान। उसके बाद वही इन्हें अदालत से वापस लेके आया बिला वजह, क्योंकि अभी पिस्टल भी साथ था या सिर्फ मैगजीन? 3 मैगजीनें और 1 पिस्टल अंदर गया है, क्योंकि एक सादा मोबाइल नहीं जा सकता अंदर। प्राइवेट कोई आदमी एंट्री नहीं करता, वो वकील एंट्री करता है जिसके पास लाइसेंस है। जो प्रेस्टिक पे वकील है वो भी एंट्री मना है। और फिर उसका राइट नहीं बनता था कि वो लेके आया, ठीक है, कैंप के बख्शी खाने कमरे में बंद करे, कैंप जेल के, वो जाके कोटलखपत में क्यों बंद कर रहा है? वाला खाली रहता है ना, उसमें 2-3 मुलजम रहते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इधर कम आते हैं वहाँ से, कोटलखपत के कम होते हैं, तो इसलिए उनको उधर शिफ्ट किया। और उस लड़के को भी, उसने भी कैंप में बंद होना था, उसे भी ले जाके कोटलखपत में बंद पहले किया। खाली कमरे में उसको बंद किया हुआ था। असला उस तक पहुंच गया और वहीं वो कैद हो गए दोनों, जहां मर्डर कैद है। हाँ। तो बड़े को गोली लगी है, दिल पे लगी है, और पीछे से पहले किया वार, और दिल पे लगी है। छोटा भागा है, कैदी सारे बोलते रहे हैं, ये लोग आए ही नहीं, कि ना किसी पुलिस वाला पास आया, ना दरवाजा खोला है। और हम 1 बजे चल रही है, जो उस वक्त अंदर मौजूद थे, सांस चल रही है, हम पुलिस वालों को कह रहे हैं कि डॉक्टर को बुलाओ, किसी को बुलाओ, उन्होंने नहीं बुलाया। पास नहीं गया कोई बंदा। हम तड़पते रहे अंदर, सांस उनकी चलती रही है उधर। ना इन्होंने हमें अंदर जाने दिया। अभी ले जाके अंदर दिखाया, लो भाई ये डेड बॉडी है, ना कोई डॉक्टर आया। बाद क्या हुआ, ये और भाई है उसका भाई से। मैं फिर अंदर गया हूँ, पूरा मीडिया था, वीडियो मेरी बनी है। इसे उन्होंने पकड़ के मारा। मैं उसको बोला, रिक्वेस्ट की है प्यार से, मैं यार भाई है मेरे को एक बार देखने दो। वो तो नसीब है, खुदा जाने। गन्स की बट से पहले बड़े प्यार से ले गए, वो एक अफसर अच्छा था। अंदर गया तो जब कैदी मेरे को बताने लगे ना कि ये वाला SHO सामान दे गया और साथ लेके कैदी इनको वापस यही आया है, ऐसे अभी इतना बात हुआ है थोड़ी सी। उन्होंने बोला इन लोगों ने खुद करवाया। इन लोगों ने मेरे को पीछे से अफसर बोले पकड़ो इसको, बाहर ना जाए। मैंने उधर से भागना शुरू कर दिया दरवाजे की तरफ, पूरा मीडिया इधर खड़ा था। तब मैंने ज़बरदस्ती आके दरवाज़ा खोला, 3-4 सिपाही पीछे से मार रहे हैं, मेरी टांग पे क्लैशन का बट मारा है उसने। फिर मेरे से दरवाज़ा छूटा। पूरे मीडिया वालों ने वीडियो इस चीज़ की बनाई है कि ये हमारे साथ जुल्म हुआ है। हम अंदर देखने गए हैं तो ये लोग हमें ही मार रहे हैं। रात में उसे छुड़ा के इन्हें बाहर लेके आए कि ये उसका भाई है, इसका क्या कसूर है, इसे क्यों मार रहे हो? भी नहीं आया था, दूसरे थे वो। उन लोगों ने आके रहम किया कि यार इसका क्या लेना देना है, वो अपने भाइयों को देखने आया, तुम लोग मार रहे हो। है नहीं, ये शोर कर रहा है। मैं कि यार शोर तो कैदियों ने शुरू कर दिया है,
मैं तो इतना बोला कि भाई मेरे को दिखाओ या मुलाकात कराओ। हम बाहर 2 घंटे से खड़े हैं, उसके बाद वकीलों ने मेरे को बाहर निकाल दिया, मैं इधर खड़ा हूँ। अभी आधा घंटा पहले टाइम देख ले, कम से कम 6 घंटे इन लोगों ने, हमारी पूरी फैमिली इधर बाहर खड़ी रही है, ना किसी को देखने दिया है, ना शनाख्त। मुजरम बोलते थे कि एक आदमी की सांसें चल रही थी, हम लोग चीख चीख के बोले हैं कि डॉक्टर लेके आओ, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। इधर से सर बाहर निकले, 5 मिनट के रास्ते पे डॉक्टर है, अच्छे वाले हैं। मर्डर किया है, उसने तो अपनी वालदा का मर्डर भी किया हुआ हाँ, है। अपनी वालदा के 302 था मर्डर में उस पे, सुना आया। तो उसको आपके भाइयों से क्या कोई लेना देना नहीं है, कोई उसका वो ठोकर की साइड का कहीं। हम लोग शादरा के, ना कोई झगड़ा, ना कोई लेना, ना कोई देना, सिर्फ किराए का कातल है ना, पीछे इस्तेमाल किया गया। वो उसने तो चलो सर गोली चलाई है, आखिर असला देने वाला भी तो पीछे है ना, ज़ाहिर है पैसा देने वाला भी पीछे है, काम तो पीछे बैठे करवाने वाले का है। इस 9 सालों में आपको कभी अंदाजा हुआ था कि इस तरह का वाकया हो सकता है? 2 डेट पहले जब वकील साहब आए हैं ना, तो उनके वकील आए, उन्होंने बोला ये 28 के बाद की डेट दें जज को। जज ने बोला केस क्लोज करेगा, नहीं देगा। भाई ने बोला जज को कि भाई जज साहब 9 साल हो गए, मैं फ्री में बैठा हूँ, आप केस क्लोज कर दे, ख़त्म कर दें। उसने गुजरते हुए बोला, जब डेट नहीं मिली, उसने बोला केस क्यों क्लोज करने हैं, लफड़ाई ख़त्म कर लेते हैं। ये किसने बोला? ये मुद्दई हमारे ने, उधर ये पीछे बात हुई है। मैं छोटे को बोला, मैं कहा यार ये क्या बोल के गया, वो बोला यार छोड़ो, हमें इससे क्या लेना देना, जब इसके असल मुजरम है ये, उनसे जाने ना जाने हमें क्या, हमें नहीं मालूम था कि ये पीछे से ये हो रहा है। इस केस में जो 9 साल पहले हुआ था, 12 लोगों पे FIR हुई थी, कितने लोग अंदर गए, किसी को सजा हुई, या सिर्फ आपके 2 भाई थे? जिनकी इनके साथ दुश्मनी थी, उनसे इनका स्टाम हुआ है, जो हमारे पास भी है। 35 लाख पे पहले सुलह हुई है, फिर एक प्लाट लेके दोबारा सुलह हुई है। इन लोगों ने मुद्दइयों ने उनसे तो पैसा ले लिया, उनको फारा कर दिया। हमें बोला, हमने बोला भाई हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है, अगर गुंजाइश होती तो 9 साल में हम लोग जमानत करा लेते, बाहर निकाल लेते। और जो छोटा कत्ल हुआ है उसकी जमानत ऊपर हो गई है, मचल के नहीं दिया हम लोगों ने कि यार ये केस खत्म हो रहा है तो 1 महीना रुक जाओ, तो फिर जान ही छूट जाएगी, जमानत के चक्कर में ना पड़, हमें कोई फायदा तो नहीं हुआ। ये खून किस चीज़ का लगा? भाइयों का। ये अंदर गया ना भी, जब मैंने ऐसे सिर्फ देखा ही है ना, तो अंदर से खून बाहर आ रहा था। इनको लेके जाया गया गलत बख्शी खाने में जो खाली रहता है, उसमें इनको बंद किया गया। उसके बाद वहाँ पे वो बंदा भी आया जिसने मारना है, उसे वो छोड़ के गए हैं। मारने के बाद डॉक्टर नहीं बुलाया गया जब तक उनकी जान नहीं निकली, वो तड़पते रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद ये भाई जब अपने भाइयों को देखने जाता है तो इसे पुलिस वाले पकड़ के, वही SHO पकड़ के मरवाता है इसे। यानी मरने वालों के भाइयों को भी कभी किसी ने मारा है, ये ज्यादती इनके साथ ये। एक रूल है कि 3 कमरे हैं, अलग-अलग जेल के आदमी हैं। हाँ, उसके खाली बख्शी खाने में वो लड़का पहले प्लांट किया गया, ये अदालत में थे भाई मेरे, पीछे SHO गया है, चलो वापस लेके आया, ला के फिर उस लड़के वाले कमरे में रूल नहीं है, कानून नहीं है कि जब कैंप जेल का कमरा, उधर कैंप के कैदी होंगे, इन्हें स्पेशल उधर बंद करवाया। बख्शी खाने के 3 कमरे हैं, जिसमें हाँ, खवातीन है, कैंप है, एक कोट लखपत, और इनको कैंप वाले में, दूसरे में कभी चेंज नहीं करते, कानून है। हाँ, वो खाली कमरे में वो लड़के को पहले बंद कर दिया। जब वो लड़का अंदर बंद हो गया, ये लोग अदालत में मौजूद थे, फिर उधर से इन्हें लाया गया ज़बरदस्ती, ला के उस कमरे में बंद किया जहाँ लड़का पहले था। ज़ाहिर है जहाँ सुबह कैंप जेल के कमरे में वापस बंद करना था, वहाँ कैंप वाले कमरे में था कोई 300-400 लड़का जो जेल से कैदी आए थे, वो खाली कमरा था, उधर 3-4 थे या 8-10 होंगे। तो मर्डर करना आसान था। हाँ, यानी कि छुड़ाने वाला कोई नहीं। फिर वो लास्ट पे है, कोने में ऐसे बंद है, ये सामने है, ये ओपन है, थोड़ा कैमरा मार के आप देख सकते हैं, ये ओपन है, जो भी गुजरेगा सामने नजर आता है। तो लास्ट में ले गए हैं कमरे में, यानी पुलिस वाले खुद लेके तो जा रहे हैं, किसी मारने वाले को क्या बोले, जो उधर लड़का छोड़ रहा है, असला दे रहा है, फिर कैदियों को वहां लेके जा रहा है, तो मारने वाले का क्या करें, उसकी तो चलाने वाला है, चलाने वाले तो पीछे हैं। इस वक्त मेरे साथ चौधरी हमदुर रहमान साहब, चौधरी हमदुर रहमान वसीम ज़फ़र साहब मौजूद हैं। आप वकील हैं उन दोनों मकतूलीन के जो आज मर्डर हुए, रियासत नज़ीर के और बिलाल नज़ीर के, और कफ़ील उर्फ बाली ने इनको मर्डर किया। मैं इनसे जानता हूँ चौधरी साहब से कि ये वाक़या इनके नज़दीक इनकी क्या फाइंडिंग्स हैं अब तक और क्या हुआ बेसिकली। चौधरी साहब, आप इसका रियासत का और बिलाल का ट्रायल कर रहे थे पिछले 3 साल से, और 9 साल पहले इन पर ये मुकदमा दर्ज हुआ था। ये क्या मुकदमा था इन पे? ये 2 मुकदमे थे अलग अलग, एक में 2 मर्डर थे, एक में 1 मर्डर और 1 इंजर्ड था।
اور یہ الگ الگ کورٹس میں 2 کیس چل رہے تھے. آج کل ایک کیس سیف اللہ سول صاحب کی کورٹ میں چل رہا ہے جو آج ڈبل مرڈر کیس ہے. یہ ایویڈنس کلوز ہونے پہ تھا. آج اس میں پچھلی کچھ 4 ڈیٹوں سے ایک ڈی ایس پی صاحب ہیں جن کے ساتھ اس مدعی کی ال ول تھی, دشمنی تھی, ان کو ڈیورنگ انویسٹیگیشن ڈی ایس پی صاحب نے بے گناہ کر دیا تھا. اب پروسیکیوشن یہ چاہ رہی تھی کہ اس کو ہم پیش نہ کریں, اور اسی بات پہ یہ بحثیں چلتی رہی. تو ڈی ایس پی ایک دفعہ آئے, اس کا بیان ریکارڈ ہوا اور کمپلیننٹ کونسل نے کہا کہ جی یہ ہم نے نہیں کروانا. تو ایمیکیبلی کورٹ نے اس کو چلانے کے لیے اس کے بیان کو ڈسپورٹ کر دیا. انہوں نے کہا جی پہلے آپ اس کا ڈیسائیڈ کر لیں پروسیکیوشن کے ساتھ بیٹھ کے کہ آپ اس کو کروانا ہے یا نہیں کروانا, اور وہ ڈیٹ ہوگی. اب یہ 4 ڈیٹوں سے یہ ڈسپیوٹ چل رہا تھا, تو آج بھی اسی ایویڈنس کے لیے یہ فکس تھا. یہ ایک لاسٹ ایویڈنس تھی جس کے بعد 342 کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہونی تھی اور اس کا فیصلہ. یہ ڈنوو ٹرائل ہے, یہ 2 ٹائم ڈنوو ٹرائل ہے, بلکہ دونوں ٹرائل ہی 2 ٹائم ڈنوو ٹرائل ہیں. یہ آج سے کوئی 4 سال پہلے فیصلہ ان کا ہو جاتا, لیکن کیونکہ کچھ ملزم اشتہاری تھے تو اس کی وجہ سے یہ ڈنوو ٹرائل ہوا, وہ پکڑے گئے. تو اس وقت بھی کنکلوڈ ہونے کے بعد ہی آیا ہے. تو اب یہ کنکلوژن پہ تھا, اور اوبیسلی ہمارا یہاں پہ سسٹم ایسا ہے کہ جب ایویڈنس ریکارڈ ہو جاتی ہے تو پھر کمپلیننٹ کونسل بھی اوپینینز لیتا پھرتا ہے, مختلف رائے لیتا ہے کہ یہ رزلٹ کیا آئے گا. تو ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کیس ایکویٹل کی طرف چلا گیا, تو اب وہ اس کے اوپر ڈیلے کر رہے تھے. آج جو ایک انسیڈنٹ کورٹ میں ہوا, کورٹ میں جج صاحب نے کہا کہ ملزمان کو کہ آپ 10 منٹ ویٹ کریں. میں ایک چھوٹا سا ایک ہے میرا کیس جس کو میں نے ابھی بحث سننی ہے, تو ان کے میں آپ کو بلا لیتا ہوں. آپ اتنی دیر میں اپنے وکیل صاحب کو بلا لیں. یہ بات جج صاحب نے جب کہی تو اس پہ قانونی طور پر پھر ایس او پیز کے مطابق وہ بخشی خانے میں لے جاتے ہیں. بخشی خانے میں نہیں, جب کورٹ کے باہر راست آ جاتی ہے تو جب تک کورٹ میں ڈیٹ نہیں ہو جاتی ان کو واپس ملزمات ادھر ہی رہتے ہیں, بیٹھے وہی رہتے ہیں. اور وہاں پہ مجھے بھی ایک بچے نے بتایا کہ وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ ملزم نے جج صاحب سے کہا کہ جج صاحب میں 8.5 سال سے بہائنڈ باہر ہوں, میرے کیس کا فیصلہ فرما دیں, جزا سزا جو بھی ہونی ہے اس یہ ریاست نے کہا. یہ ریاست نے کہا. تو میں میرے ساتھ بہت ہو چکی ہے, تو اس کا کچھ فیصلہ فرما دیں. انہوں نے کہا جی آپ کے وکیل صاحب آتے ہیں. جج صاحب نے آگے سے کہا کہ تو میں آج اس کا یہ جو کنٹروورسی چل رہی ہے اس کا فیصلہ کرتا ہوں, تو آپ کورٹ کے باہر بیٹھیں, ویٹ کریں, میں یہ مشین سوار رکھ کر میں کر لوں. تو یہ کتنے بجے کی بات ہوگی, اندازہ ہے کوئی؟ اپراکسیمیٹلی 12:30 پونے 1 بجے. تو جب یہ ہوا ہے تو وہ بچہ بتاتا کہ وہاں پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ کیس کا فیصلہ کیا کرنا ہے, آج ہی اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں. یہ مدعیوں دوسری پارٹی میں سے آئی ڈونٹ نو کہ میں وہ کمپلیننٹ پارٹی تھی یا کہ کوئی اور پارٹی تھی, کیونکہ آئی ایم ناٹ پریزنٹ ایٹ دا اسپاٹ. وہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ کہی بات. اوبیسلی کمپلیننٹ کو اگر کوئی سپورٹ کرنے آیا یا کمپلیننٹ سائڈ سے کوئی آیا تو وہی آئے گا. میں سب سے پہلے تو مجھے یہاں پہ اعتراض ہے بہت بڑا کہ جب کمپلیننٹ کا آئی وٹنس اکاؤنٹ کمپلیٹ ہو گیا تو پھر کورٹس میں اس کو نہیں آنا چاہیے. وہ باقی کیس جو ہے میں سمجھتا ہوں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا, آپ کہتے ہیں کہ شہادتیں جب ہو چکی ہوں, جب کمپلیننٹ کی اسٹیٹمنٹ ہو گئی, کراس ایگزامینیشن کمپلیٹ ہو گیا, اب اس کی ضرورت نہیں ہے کورٹ میں آنے کی. اس کے اوپر کوئی ایس او پیز بننے چاہیے کہ جب اسٹیٹ کا کیس سٹارٹ ہو جائے تو کمپلیننٹ کونسل جو ہے وہ کمپلیننٹ اور اس کے آئی وٹنسز کو عدالت میں مت لے کے آئے. یہ رفٹ کریٹ ہوگی. جب آپ بار بار کسی کو آمنے سامنے کریں گے تو معاملات خراب ہوں گے. کراس ایگزامن جب ہو گیا تو پھر ضرورت نہیں ہے, پھر تو ضرورت ہے بھی نہیں. کورٹ نے ان کو طلب نہیں کیا تو وہ کیوں وزٹ کرتے ہیں کورٹ کو. تو وہ کورٹس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کمپلیننٹ کا جب پارٹ پرفارم ہو چکا ہے تو اس کو کیوں وہاں پہ کھڑا کیا جا رہا ہے. باقی تو کام اسٹیٹ نے کرنا ہے, پروسیکیوٹر موجود ہے, ایویڈنس اگر اس کی ہونی ہے, تفتیشی افسر کی ہونی ہے یا ڈاکٹرز کی ایویڈنس ہونی ہے, فارمل وٹنسز ہونے ہیں, تو وہ اسٹیٹ موجود ہے, ان کا کونسل بھی, پرائیویٹ کونسل بھی موجود ہے. اور دیکھیں پرائیویٹ کونسل جو ہے یہ اسسٹ دی پروسیکیوشن ہے. 493 سی آر پی سی یہ کہتی ہے کہ آپ نے پروسیکیوٹر کو اسسٹ کرنا ہے. ایک صورت میں آپ آگے چل سکتے ہیں ایک قدم پروسیکیوٹر سے, اگر آپ نے پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی ہے. تو پرائیویٹ کمپلینٹ جب فائل کیا تو پھر بھی کمپلیننٹ کونسل نے وہاں پہ آنا ہے. وہاں پہ کمپلیننٹ کا اور ان کے وٹنسز کا بیان ہونے کے بعد ان کو کیوں کورٹ میں الاؤ کیا جاتا ہے. اور یہی وجہ, یہ دوسرا انسیڈنٹ ہے لاہور کے بخشی خانے میں.
आज से कुछ 10 साल या 9 साल पहले भी यहाँ 2 मर्डर हुए थे, इसी तरह अंदर असला पहुँचाया गया। और यहाँ की सिक्योरिटी के हालात ये है कि हम लोग, हमारी लाइफ स्टेक पे है, हम तमाम वकला की भी लाइफ स्टेक पे है। 2 टाइम मेरे साथ हो चुका है, कोर्ट के अंदर इंसिडेंट हुआ है, ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है, ये बंदे मार के चले गए अदालत के अंदर। फिर क्या हुआ जी? फिर जज साहब जो हैं उन्होंने कहा कि आप 10 मिनट तक वेट करें। जो अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है, जो मुलजमान ने बताया और जो मुलजमान के लवाहिकीन ने बात बताई है कि एक SHO आया है, आई थिंक कि उसको हम सिक्योरिटी इंचार्ज कह सकते हैं, क्योंकि ये फूल देख के कह देते हैं 2 फूल हैं, किसी के 1 फूल है या 3 फूल हैं, तो उसको उससे उस तरीके से उसका डेजिग्नेशन ये देख लेते हैं। वो सिक्योरिटी इंचार्ज आया, वो उसको ज़बरदस्ती वहाँ से ले गया कि आप बख्शी खाने पहुँचे। तो बख्शी खाने में ले जाके उसको फिर उस बख्शी खाने में बंद करें ना जहाँ पे वो बंद होता है, दूसरे बख्शी खाने में उसे बंद करने का क्या जवाब है जहाँ पे उसने बंद नहीं होना। वो बख्शी खाना जो जिसमें मर्डर हो रहा है, उस बख्शी खाने में तो उस जेल की हिरासत नहीं आती। तो इन्होंने उसको बंद किया। वहाँ के CC फुटेज में उसकी कोई डायरेक्शन ऐसी है कि पूरा नज़र नहीं आ रहा, एंट्री और एग्ज़िट नज़र आ रही है। मुझे अभी SP साहब बता रहे थे कि हाथ आया है, किसी का पिस्टल नज़र आ रहा है। एक फायर छाती में है, एक सर में फायर है एक रियासत को, और दूसरा जो है उसका भाई, उसके सर में एक फायर है। अब ये शूटर से प्लान करके मर्डर करवाना ये रूटीन है, यहाँ पे लोग ये कर रहे हैं। और ये hमारी अथॉरिटीज़ जो हैं उनको यहाँ पे ऐसा स्ट्रिक्ट निज़ाम रखना चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ अंदर ना चली जाए। जब आप सिक्योरिटी में हर बंदे को चेक करके लेके जा रहे हैं, इवन कि इनको पैसे जो लवाहिकीन देते हैं वो भी इनको सिक्योरिटी वालों को पता होता है कि जिसको 1000 रुपये मिला है, 2000 रुपये खर्चा मिला है या 3000 खर्चा मिला है। अगर वो इनको पता है तो फिर वो पिस्टल अंदर कैसे चला गया? चौधरी साहब, बख्शी खाने के अंदर तो सिविलियन नहीं जा पाते, कैसे गया होगा? क्या आपका, क्योंकि इधर होते हैं आप, आपका ये एरिया है, क्या आपको लगता है क्या वजह? देखें, बगैर अथॉरिटीज़ की नेग्लिजेंस समझ लें या उनकी मामनत समझ लें कि बगैर ये नहीं हो सकता। नुमान साहब मेरे साथ हमारे दुनिया मीडिया ग्रुप के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, अशफाक साहब हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हमारे, अरशद साहब हैं, लोअर कोर्ट्स जो हैं करने का तजर्बा है इनका। नुमान भाई, ये कचहरी में भी फायरिंग होने के वाक़यात आए रोज़ होते रहते हैं। बख्शी खाने में आज से 10 साल पहले भी 2 मर्डर हो चुके हैं, असला पहुंच जाता है। ये क्या हुआ सारा, आप क्या इसे समराइज़ कैसे करेंगे? शुक्रिया फ़ाद शहबाज। एक्चुअली देखें, आज जब ये वाक़या पेश आया तकरीबन 1:45 का टाइम था, 12:40-45 का वक्त था जब ये फायरिंग का वाक़या पेश आया। और मैं उस वक्त यहाँ पे ही मौजूद था, ये बख्शी खाने के करीब ही अदालत में इसकी प्रोसिक्यूशन ऑफिस है, इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनके ऑफिस में बैठा हुआ, तो साथ में फायरिंग का वाक़या सुनता हूँ तो फौरी तौर पर बाहर आते हैं, देखते हैं, पता चलता है जी बख्शी खाने में फायरिंग हुई है और मुलजमान को फायर लगे हैं। उसके बाद देखते हैं ये कि जो मुलजमान हैं जिनको फायर लगे हैं उनको बाहर नहीं लेके आया जाता, या उनको कोई इब्तदाई तिबी इमदाद जो दी जाती हैं वो नहीं दी जाती। और उसके 15 से 20 मिनट बाद यहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुँचती है, और वो यहाँ पर पहुँचने के बाद अंदर जो इंचार्ज प्रोसिक्यूशन है या जो दीगर अफसरान मौजूद थे उनसे सारी तफसीलात लेते हैं और उसके बाद उनका मुआयना करते हैं। और उस वक्त तक बाद में पता चलता है कि जो मुलजमान फायरिंग से ज़ख्मी हुए हैं शदीद, वो अब इंतकाल कर चुके हैं। और ये फायरिंग का वाक़या पहली दफ़ा यहाँ पे नहीं हुआ। अगर रवां साल की बात की जाए तो ये तीसरा वाक़या सेशन अदालत में। इसके अलावा जो कचहरियों में वाक़यात होते हैं वो अलग। सेशन अदालत में एडिशनल सेशन जज मोहम्मद शरीफ की अदालत में आज से 3 माह कबल एक फायरिंग का वाक़या पेश आता है, जहाँ पर अबूरी ज़मानत के लिए आया मुलज़म जिस पर फायरिंग की जाती है और कमरा अदालत में उसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है। इसी तरह से यहाँ पर मुख्तलिफ कत्ल के मुकदमात ज़ेर समात हैं। इसके अलावा मंशियात के मुकदमात ज़ेर समात हैं, इक़्ताम कत्ल, फ्रॉड, जाली चेक और दीगर जो जुराइम हैं उनके मुकदमात ज़ेर समात हैं। और उनके मुतअद्दिद मुलज़मान को रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर अदालतों में पेश किया जाता है। और ये वो जगह बख्शी खाना जहाँ पर तमाम मुलज़मान को कोट लखपत जेल और कैंप जेल से लाकर यहाँ पर जो है वो रखा जाता है। जो ये रियासत और बिलाल जो हैं ये कैंप से आए थे? जी फ़ाद, ये दोनों मुलज़मान जो हैं वो कैंप जेल से उनको यहाँ पे लाया गया था और लखपत के बख्शी खाने में ज़बरदस्ती उन्हें। और बाद में पता ये चला कि जो मुलज़मान जिनको आज कत्ल किया गया है इन दोनों को कोट लखपत के जो बख्शी खाने की बैरक है
वहाँ पर इन दोनों को रखा गया। और जो मकतूल है जिस ने वो कत्ल करने वाला जो मुलज़म है जिसने फायरिंग करके इनको कत्ल किया, सवाल ये पैदा होता है कि उसको कौन सा वो शख्स था जिसने असला जो है वो कैंप जेल से ही आया, वो कोट लखपत से आया, वो भी कैंप जेल का मुलजिम था। अच्छा साहब मुझे बताइए कि आप भी लोअर कोर्ट्स का वसी तजर्बा है आपका, क्या वजूहात देखते हैं? और मुलजिम जो था उसने बख्शी खाने में अगर होता तो उसने कोट लखपत के बख्शी खाने में जाना था? बिल्कुल, जो प्रैक्टिस है वो यही है कि कोट लखपत के जो कैदी होते हैं उनको कोट लखपत के मुलजिम कोट लखपत का कैदी था जो या कैंप का ही था? कफील जो था जो जिसने मारा है वो कोट लखपत जेल से आया था। जो मकतूलीन थे दो वो कैंप जेल से थे, उनको ज़बरदस्ती कैंप जो कोट लखपत का था बख्शी खाना वहाँ पे रखा गया। ताहम जब ये मुलज़म को लेके जाते हैं कोर्ट्स में तो वहाँ पर जब जाते हैं उस वक्त भी यहाँ पर एंट्री पॉइंट पे उनकी तलाशी होती है। जब वापस आते हैं तब भी उनकी तलाशी होती है कि कोई मनशियात लेके तो अंदर नहीं आ गया, कोई वेपन तो नहीं आ गया। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि ये जो असला आया है ये खाने के डिब्बे के अंदर आया है। और इसके अलावा ये भी इंकशाफ किया गया है कि ये जो खाने का डिब्बा था, खाने का जो आजकल मौसम सरमा चूँकि आ चुका है, यहाँ पर बिस्तर वगैरह भी गर्म बिस्तर भी अंदर जाते हैं, यहाँ पर लाहिकीन उनको दे देते हैं क्योंकि यहाँ पर क्रिमिनल नौयत के सारे मैटर्स हैं। यहाँ पर सेशन कोर्ट में कत्ल समेत दीगर मुकदमात की समाअत होती है, जिस वजह से जो है ना साइलिन जो मुलजमान होते हैं और मदई होते हैं वो आमने सामने होते हैं। और अक्सर मुलजमान को हमने ये देखा है कि प्रैक्टिस की होती है कि यहाँ पर कमरा अदालत के बाहर भी सिक्योरिटी बहुत बड़ी तादाद होती है। जो कड़ी में जकड़े मुलजमान को लेके जाते हैं कैदियों को, उनमें जो है 2 गार्ड होते हैं, एक वो कड़ी वाला पुलिस एहलकार होता है, 3 पुलिस एहलकार जो है वो अपने मुलजम को जो अदालत में पेश करवाते हैं और अपनी निगरानी में जो है उनको बख्शी खाने में लेके आते हैं। और जो प्रैक्टिस बाहर अदालतों के बाहर है वहाँ पर भी सिक्योरिटी होती है, वहाँ पर बाकायदा नैब कोर्ट होते हैं और जजेस साहबान का जो अमला होता है जो उनके साथ गार्ड होते हैं वो भी कमरा अदालत के बाहर होते हैं। वहाँ पर भी जो है वो जब ये मुलज़म और मदई आमने सामने होते हैं वहाँ पर बयानबाजी होती है। अक्सर हमने लड़ाई होती देखा है। अक्सर ये होता है कि वहाँ पर इस तरह के जो मुलजमान होते हैं हथकड़ी में वो उनके सामने बैठ के हंसते हैं, जिस वजह से जो है वो माहौल को डिस्टर्ब होते हैं और फिर पुलिस एहलकार जो है वो बर वक्त कार्रवाई करते हैं, वहाँ पर काबू करते हैं, कोशिश उनकी ये होती है। यहाँ पर CCP लाहौर की डायरेक्शन के ऊपर जो है वो सिविल कपड़ों के ऊपर भी जो है वो हर फ्लोर के ऊपर 6 जो बंदे हैं वो तैनात किए गए हैं ताकि जो है वो कोई भी जो इंसिडेंट है कोर्ट के अंदर जो है वो पेश ना आ सके। हर फ्लोर के ऊपर 3 सिविल कपड़ों में होते हैं, वो डेली चेंज होते हैं बंदे। तो इसी तरह जो है वो इस वाक़े के पीछे मुहरकात क्या हो सकते हैं, मैंने बताया कि 2 दफ़ा ये चेकिंग होती है और उसके बाद जो है वो मुलज़म को बख्शी खाने में बंद किया जाता है। उसके बाद फिर वो कोर्ट में वो जुडिशल हुकाम जो है वो जेल में लेके जाते हैं। तो इसके मुहरकात मुख्तलिफ हैं। इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें पता चलेगा कैसे असला अंदर आया और कौन लेके आया। सारे CCTV कैमरे एंट्री पॉइंट पे भी लगे हुए हैं और कमरा अदालतों के बाहर लगे हुए हैं और इवन के बख्शी खाने के अंदर भी लगे हुए हैं। ये तमाम उस वक्त ही तहकीकात का पता चलेगा जब तहकीकात जो हैं वो मुकम्मल होंगी और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी और उसके बाद पता चलेगा। बहुत शुक्रिया। अशफाक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। इनसे मैं सबसे पहले जानता हूँ कि ये वाक़या किस तरह पेश आया। अशफाक बहुत शुक्रिया आपका। ये कैसे वाक़या पेश आया और क्या हुआ सारा दिन? शुक्रिया फाज साहब। पहले तो आमतौर पर सेशन कोर्ट में जो वाक़यात होते थे वो हाथा अदालतों में पेश आते थे कि हथकड़ियों में जकड़े हुए शख्स को गोलियां मार दी गई। लेकिन आज का जो वाक़या ये इंतहाई संजीदा वाक़या इस वजह से है कि ये वाक़या बख्शी खाने में पेश आया जहाँ पर आम आदमी की रसाई नहीं है, कोई आम आदमी वहाँ पर दाखिल नहीं हो सकता। सिर्फ वही लोग दाखिल हो सकते हैं जिनके या तो मुलजमान अंदर हैं और वो उनसे मुलाकात कर सकते हैं, या फिर कोई वकला साहिबान अगर मुलजमान से कुछ चीज़ें उनको साइन करवानी है तो वो पेश अंदर जा सकते हैं। लेकिन आज एक शख्स अंदर दाखिल हुआ, हवालात में कैद 2 अफराद 2 सगे भाइयों को निहत्तों को फायरिंग करके पुलिस एहलकारों के सामने उनको कत्ल कर दिया गया। जो यहाँ पर पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर थे, सिक्योरिटी इंचार्ज थे, वो ये सब तमाशा देखते रहे और फिर मुलजिम को तो गिरफ्तार कर ही लिया गया। लेकिन असलहा अंदर कैसे आया और किस तरह से ये मुलजिम अंदर दाखिल हुआ, इस पर पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो लाहौर बार के सदर हमारे साथ मौजूद जियाहान तारिक साहब हैं, सेक्रेटरी रिहान साहब हैं। इन्होंने भी सवालात उठाए हैं कि पहले भी इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात पेश आए हैं और आज फिर सेशन कोर्ट में फायरिंग का वाक़या पेश आया जहाँ पर वकला, साइलिन, जज और मुलजमान कोई भी महफूज होता दिखाई नज़र नहीं आता। जी हान तारिक साहब इस वक्त सदर मेरे साथ मौजूद हैं। सदर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। बड़ा नाखुशगवार वाक़या और इस वाक़े ने
बेशुमार सवालात भी खड़े कर दिए हैं, और सवालात के साथ साथ इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं थी कि विटनेस पहले मारे जाते थे, अहम मुकदमात के गवाहान टारगेट होते थे, या मुखालिफ पार्टी जो है आता अदालत में बहुत सारे वाक़यात ऐसे हो चुके। बख्शी खाने के अंदर जाके प्लान करके मर्डर करना, क्या टेक है आपका, और इसका इस पे इन चीज़ों के तदारुक के लिए क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए, और आपका क्या टेक है इन सारी चीज़ों पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज भी हम उसी मोड़ पर खड़े हैं जहाँ हर वाक़े के बाद हम खड़े होते हैं, और इसी किस्म के बयानात देने के बाद अगले वाक़े का और अगले साने का इंतज़ार हो जाता है। इसकी वजह सिंपल ये है कि ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कभी कार्रवाई नहीं हुई, और ज़िम्मेदारान वो लोग हैं जो इनकी सिक्योरिटी के यहाँ पर जो इंचार्ज सिक्योरिटी थे और उनके साथ उनका दीगर अमला, लेकिन उन लोगों ने, मैं समझता हूँ कि अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। एक ऐसा शख्स जो दूसरी जेल से आया, उसके लिए बख्शी खाने में दूसरा सेल है और मकतूलीन के लिए अलग सेल था, वो एक सेल में कैसे इकट्ठे हुए, जबकि एडिशनल सेशन जज ने जिनके पास मकतूलीन का ट्रायल था उनके बारे में ये कहा कि ये अभी यहाँ बाहर ही मौजूद रहेंगे, और अभी मैं जो है मुकदमा मुकम्मल कर रहा हूँ। इसके बावजूद उन्हें क्यों ज़बरदस्ती वहाँ से लाकर दूसरे सेल में डाला गया, बेशुमार सवाल आते हैं, आपके दुरुस्त है, लेकिन मेरा कंसर्न इससे भी ज़्यादा ये है कि अदालतों में वकला भी महफूज नहीं है और आने वाले साइलिन भी महफूज नहीं है, और अदालतों की सिक्योरिटी जिन लोगों के ज़िम्मे है वो अभी तक अपने तमाम तर फ़राइज़ अंजाम देने में मैं समझता हूँ बुरी तरह नाकाम हो चुके हुए हैं। इससे कबल अभी चंद माह पहले भी सेशन कोर्ट में अदालत के अंदर मर्डर हुआ, लेकिन ज़िम्मेदारान को सज़ा नहीं मिली। महज ये मुकदमा डाल दिया जाता है उन लोगों पर कि जिनके वारिस का, जिनका इंतकाल हुआ है या जिसका मर्डर हुआ है, उसके वर्सा इसकी पैरवी करें। मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी बनती है, बतौर हम लोगों की यह ज़िम्मेदारी बनती है कि ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और जहाँ तक बात ये रही कि सबसे बड़ा सवाल जो अब भी उठाया गया और आइंदा भी उठाया जाएगा कि ज़ेर हिरासत मुलजमान के पास पिस्टल कैसे पहुँचा, और अगर ये इंक्वायरी नहीं की गई तो बड़ा आसान रास्ता मुलजमों को मिल गया है अपने मुखालफिन से बदला लेने के लिए कि वो उन्हें पुलिस की कस्टडी में मर्डर करें जहाँ पर उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं बतौर सदर लाहौर बार मुतअद्दिद मरतबा, मेरे ये सेक्रेटरी रेहान खान साहब यहाँ खड़े हैं, सुल्तान साहब खड़े हैं, पहली मीटिंग जो चीफ जस्टिस के साथ हुई थी, हमने सिक्योरिटी सेशन कोर्ट में सिक्योरिटी के हवाले से सवालात उठाए थे। आज तक ना यहाँ इजाफी कैमरे लगे हैं, जहाँ आप खड़े हुए हैं यहाँ कोई कैमरा नहीं है, माँ सवाए अदालती बरामदों के या अदालती अहाते के कहीं कैमरे नहीं हैं। और एक मुलजिम जो कि पुराने सेशन कोर्ट में, जैसे मैं समझता हूँ ये मेरे लेफ्ट पे जो सेशन कोर्ट है, जब यहाँ पर जजेस बैठे हैं तो वो एक डिफरेंट रास्ते से जेल तक जा रहा है, कोर्ट तक जा रहा है, लेकिन जिन एडिशनल सेशन जजेस को मर्डर ट्रायल कोर्टों को जुडिशल कॉम्प्लेक्स फेज़ 2 में बिठा दिया गया है, उन तक एक आम मुलजिम जो है वो इसी रास्ते से वकला के दरमियान से होकर गुजरता है, जो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल लैक ऑफ प्लानिंग है। और ख़ास तौर पर जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो वकला के हवाले से मेरे आम लोगों से ज़्यादा होंगे कि वकला की सिक्योरिटी भी इस सिलसिले में शदीद ख़तरे में है। और मैं आज आपके तवज्जुह से इंतज़ामिया से ये बात कर रहा हूँ कि जब तक आप इस वाक़े के ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे, इन मामलात का तदारुद नहीं हो सकेगा। आपको कंसर्न सिक्योरिटी अफसर जो है, मैं उसे बड़ा कातिल समझता हूँ रादर देन उस शख्स के जिसके हाथ में पिस्टल था। हमेशा कत्ल करने वाला वो शख्स जो कि इस वाक़े की समझता हूँ कि मुशावरत में शामिल है या इसकी आनत में शामिल है, वो बड़ा मुलज़म है रादर देन उसके जिसने शूट किया। ये सिस्टम जो है ये उस वक़्त तक कभी दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक हमारी अदालतों के चारों जानिब जो है वो प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी कैमरास, खारदार तारें लगा के सिक्योरिटी के लेंस के मुताबिक लोगों को एंटर नहीं होने दिया जाएगा। आज भी इस सेशन कोर्ट में कोई भी आम शख्स किसी भी किस्म का असला ला सकता है, शर्त यह है कि उसे थोड़ा सा मैनेज और मनूवर करना है। इन सारे मामलात के ऊपर मुतअद्दिद मरतबा चीफ साहब से हमने रिक्वेस्ट की है, और आज के वाक़े के बाद तो हम फिर एक मरतबा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी बड़े साने का इंतज़ार किए बगैर आज से ही कोई ऐसा इक़दाम करना ज़रूरी है कि आइंदा कभी ऐसा वाक़या ना हो। आपने खुद गौर किया, आपका बड़ा वसी तजर्बा है, और आपने खुद गौर किया कि आप ब्रीफ केस भरा पैसों का लेके निकलें, जिसको मर्ज़ी ख़रीद लें, और जब यहाँ कल्चर है और कमोडिटी बिकने के लिए हर बंदा तैयार बैठा है, उसमें कुछ चीदा नाम आप कुछ ऐसे लोग होंगे जो ऐसा नहीं होंगे, और जो ईमानदार है, ऑनेस्ट है, उनको सिस्टम ही आपका प्रमोट नहीं करता, ना उनको बैक करता है। क्रिमिनल को सिस्टम भी प्रमोट करता है, उसकी बैक भी करता है। तो ये सिर्फ कैमरे लगने का इशू नहीं है, ये तो सोसाइटी का अलमिया है, डायलमा जो आप बता रहे हैं। देखिए, सोसाइटी का अलमिया तो है, और सोसाइटी में और आप ही हैं। सोसाइटी जो है वो अफराद का मजमूआ ही होता है।
यहाँ पर जब जिम्मेदारान अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करेंगे तो सोसाइटी के अंदर एक रास्ता खुलेगा कि किस तरीके से गलत को रोका जा सकता है। जिम्मेदारान की सबसे बड़ी कमज़ोरी मैं ये समझता हूँ, वो जब आप यहाँ से अभी सेशन कोर्ट में एंटर हों तो जो वॉक थ्रू गेट है वो शायद ही आप वहाँ से तोप लेकर भी निकल जाएं तो वो अलार्म नहीं कर रहा। जो स्कैनर पुलिस वाले पकड़ के खड़े हुए हैं वो स्कैनर सिंबॉलिक हैं, वो काम नहीं कर रहे। हमेशा हर वाक़े के बाद ये कहा जाता है कि हम सिक्योरिटी मेजर्स बेहतर कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं किए गए और हम इस सिलसिले में अब बार का इजलास करेंगे और हम अपने सिक्योरिटी कंसर्न और ख़दशात का आपके तवज्जुह से भी इज़हार कर रहे हैं और बार के इजलास में भी इज़हार करेंगे। और जब तक यहाँ पर कोई सॉलिड किस्म का सिक्योरिटी का प्लान हमें नहीं दिया जाता, मैं समझता हूँ मेरे वकला भाई भी और आने वाले साइलिन भी यहाँ महफूज नहीं है। आज का एक बार आपने ये भी तजवीज़ दी थी कि अगर पुलिस वकला को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती तो वो बार को बता दे, वकला खुद अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर लेंगे, तो उस पर सर आप क्या करें? जी, हमने उस वक्त ये कहा था कि हम ये कहा गया कि जनाब वकला तलाशी देकर नहीं आते। जब से हम लोगों ने बार के अंदर आकर अपनी खदमात अंजाम देनी शुरू की हैं, हमने पहले दिन तो पूरी कैबिनेट ने, इशफाक साहब भी उसको शूट कर रहे थे कि हमने वहाँ पर तलाशी देकर आए। और आज भी हम हर वकील की ये आपके तवज्जुह से भी मिन्नत कर रहे हैं और उनकी मिन्नत करते भी हैं कि आप खुद तलाशी देकर आएँ, क्योंकि आपकी आड़ में शायद कोई आना चाह रहा है। जब आपकी तलाशी भी होगी तो उसके साथ वाले की भी तलाशी होगी। मैं समझता हूँ कि वकला तो इस सिलसिले में तावन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से अपनी कारकर्दगी में बुरी तरह नाकाम हो। मेरे साथ सेक्रेटरी साहब भी मौजूद हैं। खान साहब, मुझे ये बताइए कि अभी सदर साहब ने बड़ा ब्रीफली बताई सारी चीज़ें, आपके ख्याल में किस तरीके से ये सारा ड्रामा और ये इतनी बड़ी साजिश जो है इसे एग्जीक्यूट किया गया है? क्या आपकी फाइंडिंग्स है अब तक, आपने जो स्टडी किया इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो समझता हूँ कि एक इंसान की जान जाना ये बहुत बड़ा सानिया है, और यहाँ पे 2 लोगों का मर्डर होना, जो लोग इंसाफ के लिए यहाँ पर आए और आज उनका फाइनली जजमेंट आनी थी इस फैसले के ऊपर, इसमें मुकम्मल तौर पर बिला ताख़ीर मेरे सदर ने भी बात की, सिक्योरिटी इदारों की ये ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि आज का जो सानिया है वो सिक्योरिटी इदारों की 100% गैर ज़िम्मेदाराना रवैये की वजह से हुआ है। और आपने यहाँ पे बैन जाते हुए कुछ आवाज़ें सुनी होंगी, क्योंकि ये एक एविडेंस का मैटर है, मैं उसको फर्दर एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, लेकिन आवाज़ें नकारा खल्क़े खुदा होती है, और उनका एक ही नारा था कि ये पुलिस की वजह से ये वाक़या जो है रूनुमा हुआ है। और इस रास्ते से गुज़र के बेशुमार दफ़ा हमने सिक्योरिटी कैमरों का मुतालबा किया, खारदार तारों का मुतालबा किया, बल्कि पुलिस से हमने मीटिंग्स की, एसपी सिक्योरिटी को बुलाया, एसएसपी सिक्योरिटी को बुलाया, और सदर साहब की मौजूदगी में वहाँ पर मीटिंग्स हुई और उनसे कैमरा इंस्टॉलेशन का फ़ंड मौजूद है, सिर्फ कैमरों को यहाँ पे लाकर फिट करना था, वो नहीं किए गए। एक बात। दूसरी बात है, हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि सफ़ेद कपड़ों में जो मर्डर ट्रायल कोर्ट्स हैं उनको ऐसी जगह दी जाए जहाँ पे इन मुल्ज़मान को लेकर जाना, जो एक रास्ता बनाया गया है, सिर्फ उसी से लेकर जाया जाए। अब कोर्ट्स की शिफ्टिंग बगैर सिक्योरिटी मेजर्स को लिए हुए के करना, और इफ्तिखार साहब की कोर्ट में उस मुल्ज़म का जाना जिसने इस पिस्टल को यूज़ किया है, तो मैं इस बात को कहने में आ रही नहीं हूँ कि वहाँ पे कोई भी शख्स आया और उसने उसके बगलगीर होकर उसको पिस्टल दिया और यहाँ पर आके पुलिस वालों ने उसको बगैर तलाशी के अंदर जाने दिया, और फिर पुलिस के क्लाइमेंस के साथ उनको बख्शी खाने की जगह शिफ्ट की गई। तो इसमें किसी भी तौर पर पुलिस की जो गफलत है उसको आप जो है ना पीछे नहीं कर सकते। सुल्तान भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? सुल्तान साहब, मुझे यही जानना है आपसे कि एक तो ये कैसे प्लान हुआ होगा आपके हिसाब से, कहाँ कहाँ सहूलतकारी मिली, आपने क्या अब तक फाइंडिंग्स की हैं, और हाल इन चीज़ों का क्या तदारुक किया जा सके? इसमें जी सदर साहब ने जो सिक्योरिटी से रिलेटेड बात की है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आपकी सिक्योरिटी टाइट हो गई तो कोई भी बंदा अंदर वेपन लेके नहीं आ सकता, जब तक वो अंदर नहीं ला सकता तो वो किसी को प्रोवाइड कैसे करेगा। अब जब हमारे गेट पे जो वॉक थ्रू गेट्स हैं या जो भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो सफिशेंट नहीं है, और उसके सफिशेंट ना होने की वजह से वेपन अंदर आए थे। अंदर आके तो किसी को पकड़ाना, वहाँ पे जब हरासत आई हुई होती है वो कोर्ट में उनको बुलाते हैं, वो वहीं पे बेंच पे बैठ के जूस पी रहे हैं अपनी फैमिली से, कुछ भी कर रहे हैं, तो वेपन तो वहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो सकता है। सबसे पहली बात यह है कि इस प्रेमिसेस के अंदर वेपन आया कैसे। सबसे पहले अब हमारा जब भी यहाँ पे कोई भी मामला होता है तो हम इस चीज़ को प्रो भी नहीं करते कि वेपन कैसे आया। सबसे पहली बात यह है कि इस चीज़ पे फोकस किया जाए कि वेपन्स या कोई भी इस तरह के जो मटेरियल है वो कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर आ ही ना सके। जब वो कोर्ट प्रेमिसेस आएगा नहीं तो उससे फिर आगे वो इस्तेमाल भी नहीं होगा। वेपन अब क्या साइंटिफिक बुनियादों पर जब तक इसकी सिक्योरिटी लेयर्स ना की जाएं
اور آپ دیکھتے ہیں آئے دن بڑے پیمانے پر, ابھی صدر صاحب سے بھی ہم پوچھ رہے تھے, وٹنس مارے جاتے ہیں, اس کے علاوہ اس کیس سے جڑے ہوئے بڑے کردار مارے جاتے ہیں, بڑے بڑے ہائی پروفائل کیسز میں اس طرح ہوا, پروسیکیوٹر مارے جاتے ہیں, آپ کے سامنے ساری چیزیں. تو یہ اوور آل پوری ان سارے چیزوں سے ریلیٹڈ ٹرائل کو پراپر اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے بے پناہ سیکیورٹی کی بھی ضرورت ہے اور پولیس ریفارمز کی بھی ضرورت ہے. اور پولیس ریفارمز جو ہے وہ اوپر لیول تک تو آ جاتی ہے آفیسرز میں, لیکن وہ گراؤنڈ آفیسرز جنہوں نے سارا دن موو کرنا ہے ان تک نہیں پہنچ پاتی. آلریڈی صدر صاحب نے بھی وہی بات کی ہے, ہم بھی یہ بات کریں گے کہ جب تک انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز انوالو نہیں ہوتی تب تک اس طرح کی چیزیں نہیں آ سکتی. آج بھی وہاں پہ جو شور تھا وہ یہی تھا کہ شاید کوئی پولیس آفیشل, ہم کسی کا نام نہیں لینا چاہتے کہ اس کا نام ہے, لیکن کوئی پولیس آفیشل انوالو ہے اس کے پیچھے. اب اگر یہ چیز یہاں پہ ہو رہی ہے اور یہ یہاں سے جب انویسٹیگیشن ہو اس میں اس چیز پہ فوکس ہی نہ کیا جائے تو پھر کس طرح پتہ لگے گا کیا ہوا ہے. اس لیے ان چیزوں کے جو لوگوں کی آواز ہے اس کو نوٹس کیا جائے کہ وہ کس کا نام لے رہے ہیں اور اس ٹریک پہ چڑھ کے تو انویسٹیگیشن کی جائے. اشفاق صاحب, کیا اب تک جو ہے آپ کی فائنڈنگز ہیں اور اب تک کیا کیا مزید کرنا چاہیے؟ دیکھیں, جیسے صدر صاحب جی ہاں طارق صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ ہر جب واقعہ ہوتا ہے اس کے فوری بعد یہ کہا جاتا ہے کہ سیکیورٹی سخت کر دی گئی, فلاں کر دیا گیا, لیکن آپ جائیں جہاں سے بھی آپ انٹر ہوئے ہیں اس گیٹ سے, مین گیٹ سے, وہاں پہ وہ واک تھرو گیٹ چل تو رہے ہوں گے لیکن کام نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, وہ جو سیکیورٹی اہلکار ہوگا اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ کیا لے کے گزرا ہے. تو سب کچھ تو مینول پہ ہے, بالکل وہ تو ہماری آتے ہوئے تلاشی نہیں ہوئی, بس سب کچھ مینول, ہاں ہماری تلاشی نہیں ہوئی. تو یہی وہ سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک 1-2 گھنٹے کے بعد وہی روٹین والا ماحول شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو پراپر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے. یہاں پر جو سیکیورٹی ہو ان کے روزانہ سے ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کا واقعہ ہوا ہے اس واقعے کی رپورٹ مہینوں میں نہیں, 6 مہینوں میں نہیں, یہ ودن ڈیز اس کی رپورٹ آنی چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کون سے پولیس اہلکار یا SHO یا سب انسپیکٹر ملوث تھے جنہوں نے اسلحہ اندر لے جانے کی اجازت دی اور جو ذمہ داران ہیں, تاکہ جو دیگر پولیس اہلکار ہیں جو دیگر سیکیورٹی پہ مامور ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے دوبارہ اس طرح کا کام کیا تو ہمیں عبرتناک سزا ملے گی. تو یہ ایک معاملہ سامنے ہونا چاہیے. ٹھیک ہو جی جناب. سر میں ایک تو سیکیورٹی کے حوالے سے پولیس پہ ہمارا مکمل طور پر اب کانفیڈنس نہیں ہے. میری چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ سے ریکویسٹ ہوگی کہ بخشی خانے کی جو سیکیورٹی ہے وہ رینجر کے حوالے کی جائے. اور دوسرا, اس معاملے کی جوڈیشل انکوائری جو کنسرن ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج صاحب ہیں ان کی موجودگی میں دیگر ججز صاحبان کو بٹھا کر کم از کم وقت میں اس کی رپورٹ لی جائے. پولیس نے مزید اس کی انویسٹیگیشن کو فیئر نہیں کرنا, بلکہ انہوں نے اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرنی ہے اور جو سہولت کار ہیں ان کا کم از کم رول لکھ کر ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. یہ لاہور بار کی طرف سے مطالبہ ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کی. صدر صاحب, آپ کیا کہیں گے ساری صورتحال پر, کیا کس طرح کی تحقیقات ہونی چاہیے اور سیکیورٹی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, میں بار ہم یہ بات کر رہے ہیں, سیکیورٹی ہمارا کنسرن ہے. اس واقعے میں ہمارا سب سے بڑا کنسرن جو ہے بطور عدالتی معاون, تو آپ نے بار آزما کے دیکھ لیا, ہر بار یہی واقعہ ہوتا ہے, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ سیکیورٹی کا ذمہ داری جو ہے وہ اسٹیٹ کی ہے اور اس کے بعد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی ہے, کیونکہ عدالتیں انہی کے زیر انتظام یہاں پر چل رہی ہیں. ہم ان سے گزارش کریں گے کہ بیسٹ پریکاشنری میئرز جو ہیں وہ لیے جانے چاہیے. اور اس کے اندر خاص طور پر ہمارا کنسرن جو یہ ہے کہ جو ہماری ورک پلیس ہے جہاں پر لاہور شہر کے روزانہ تقریباً لاکھوں افراد آتے ہیں اپنے حصول انصاف کے لیے, وہاں اگر سیکیورٹی کے یہ حالات ہوئے تو لوگوں کا عدالتوں پر سے اعتماد اٹھ جائے گا اور لوگ عدالتوں میں آنا چھوڑ دیں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے رہائشی علاقے میں تو ظلم ہو رہا ہے, لیکن جس پریمیسز سے انہیں انصاف ملنا ہے وہ زیادہ خطرے میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کی سیکیورٹی جہاں پر ممکن نہیں ہوگی وہاں انصاف بھی ممکن نہیں ہوگا. اگر معاشرے کو بچانا ہے تو انصاف کو بچانا ہے تو عدالتوں کے اندر سیکیورٹی کے نظام کو مربوط طریقے سے یہاں پر رائج کرنا ہوگا. اشفاق احمد خان DIG آپریشنز نے کیا گفتگو کی اس کیس سے متعلقہ, وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. افسوسناک واقعہ ہے, ضرور اس کے اندر کوئی نہ کوئی لیپس ہے. اس کے لیے ہم نے SP ہیڈ کوارٹر, DSP لیگل اور ہمارے جو SP سٹی ہے وہ اس کی انکوائری کر رہے ہیں. کل تک پتہ چل جائے گا. باقی ملزم پولیس کی اس کو میں نے انیشل انٹروگیشن کی ہے, کچھ اس نے بھی تفصیلات بتائی ہیں. جو 2 لوگ جن کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ بھی ایک نشتر کلونی کے قتل کے کیس میں تھے اور جس نے فائرنگ کیا وہ بھی قتل کے کیس میں ہے. ملزم کفیل عرف بالی کو اسلحہ پرووائڈ کس نے کیا, اسے قتل پر اکسایا کس نے, اور اگر وہ کرائے کے قاتل کے طور پر رپورٹڈلی یہ جو اب تک کی اطلاعات ہیں اس کے مطابق کہ وہ
इस तरह के टास्क और इस तरह की प्लानिंग का हिस्सा बनता है और एग्जीक्यूट करता है इस तरह के मर्डर्स, तो फिर उसको हायर किसने किया, कौन से लोग, कौन से किरदार इस सारे मामले में मुलव्विस थे, इन सारी चीज़ों की तहकीकात होनी चाहिए। और यहाँ फुल प्रूफ सिक्योरिटी का अगर बंदोबस्त नहीं होगा तो आए दिन इंपॉर्टेंट विटनेसेस या अदालत के अंदर आता है, अदालत में, बख्शी खानों में कत्ल होने का सिलसिला जो है वो जारी और सारी रहेगा। फात शहबाज खान को सेशन कोर्ट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।